गुड मॉर्निंग, वेलकम टू देवद गेट इजी। आज हम बात करने वाले हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की। देखो रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक होती क्या है, ये सारे की पॉइंट्स हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो रैंक निकालने से पहले कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, वो समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ की पॉइंट्स हैं, 4-5 की पॉइंट्स हैं, ये 5 स्टार नोट्स हैं। रैंक निकालने से पहले इनकी आवश्यकता है, इनको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रैंक कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स की, किस मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं, किसकी नहीं निकाल सकते, वो सारा डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि सबसे पहला जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट जो हैं, ये 5 पॉइंट जो हैं, ये 5 स्टार नोट्स हैं। 5 स्टार नोट्स का मतलब हुआ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स। भाई ये रैंक जो है, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गेट के लेकर के आगे तक के जो अभी नए ईयर्स में भी क्वेश्चन जो आए हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स से आता है। अब मैट्रिक्स में रैंक का जो अपना रोल है, ये अहम रोल होता है। देखो जो भी मैट्रिक्स है, जैसे सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें भी रैंक फाइंड करते हैं। तो अगर आपको रैंक फाइंड करने में जरा सा भी प्रॉब्लम आ रही थी, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको समझ आ जाएगा। आपके सामने किसी भी तरीके की मैट्रिक्स आएगी, आप उस मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। और रैंक जो है अलग अलग टर्म्स से रिलेटेड भी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो ये चीज़ ध्यान से समझना। अगर आप गेट 2021 के लिए जा रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना, चाहे आप किसी भी ब्रांच के लिए हैं, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि भाई पहला पॉइंट क्या है कि रैंक इज डिफाइंड फॉर बोथ क्या, स्क्वायर एंड नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर एंड नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये m इंटू n मैट्रिक्स होता है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स, m क्या होता है, m होता है रो, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। यही होता है। नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, ये एक रो है R1, ये पूरी रो, दूसरी रो कौन सी है R2, ठीक है। कॉलम कौन सा है, ये C1 और ये C2, 2 कॉलम है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि भाई 1 2 3 4 की एक मैट्रिक्स है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। तो ध्यान से समझना कि अगर ये m इज इक्वल टू n हो, देखो हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो। ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 आ जाए, 3 4 5 6 हो जाए। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, ये R3 भी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ रोज 3 हो जाएंगी। तो ये मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, 3 इंटू 2 की। जो m है वो नंबर ऑफ रोज हैं और n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू n तो नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू n, तो ये क्या हो गई, ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जहां पे m इज इक्वल टू n हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जिसका m इज इक्वल नॉट इक्वल टू n हो वो क्या है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है। तो इन्होंने क्या पॉइंट बोला है कि रैंक इज डिफाइंड फॉर बोथ। रैंक हम दोनों के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों की हम रैंक निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। देखो एक एक पॉइंट जो है इनको ध्यान से समझोगे तो चीजें आपको आसान हो जाएंगी रैंक फाइंड करने में भी, और रैंक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। दूसरा पॉइंट क्या है कि कह रहे हैं इफ A इज m इंटू n मैट्रिक्स। मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स था A, जो क्या है, m इंटू n का मैट्रिक्स है, मतलब m रोज हैं और n कॉलम है। तो कह रहे हैं देन मैक्सिमम रैंक को हमेशा रो से हम शो करते हैं। ये जो रैंक है, रैंक का जो नोटेशन है ये रो से शो करते हैं, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है m इंटू एन की, तो उसमें जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है, इस m इंटू एन में जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है वो क्या होगी, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ m और n। जो m और n में से मिनिमम होगा, मिनिमम डिजिट होगी, उसके बराबर होगी मैक्सिमम रैंक ऑफ मैट्रिक्स A। क्लियर है? ये स्टेटमेंट अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स थी 1 2 2 1 की, या फिर एक और ले लो, इसमें 1 2 3 ले लो और ये 4 ले लो। क्लियर है? तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? R1 R2। नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम कितना है? 3 है। तो ये 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई ना। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो इसमें इस मैट्रिक्स में, मान लो ये मैट्रिक्स A थी, इस मैट्रिक्स को आपने बोल दिया कि ये एक A मैट्रिक्स है, जो क्या है, m इंटू n मैट्रिक्स है, मतलब 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। m 2 है, n क्या है, 3 है। तो कह रहे हैं इसमें जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है, इस मैट्रिक्स में जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है वो क्या हो सकती है, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ m और n। m और n में से मिनिमम क्या है? अगर मैं ढूंढूं कि मिनिमम ऑफ 2 और 3 में से मिनिमम क्या है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। मतलब 2 और 3 में से मिनिमम क्या है भाई, छोटा क्या है, 2 है। तो ये कह रहे हैं दूसरा स्टेटमेंट भाई यही है कि इसकी जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है वो 2 के बराबर ही हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको हमेशा समझ के रखना कि भाई किसी मैट्रिक्स की जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है वो हो सकती है मिनिमम ऑफ m और n में से। जो m और n की वैल्यू है उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे ज्यादा उसकी नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है, इससे कम हो सकती है, 2 से कम 1 या 0 कोई रैंक ना हो, लेकिन मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, इसके इस कंडीशन का यही मतलब है। क्लियर हुआ? अगर ये स्टेटमेंट क्लियर है तो फिर अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये जो सारे स्टेटमेंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया था, 5 स्टार नोट है तो हमेशा याद रखना। कह रहे हैं कि द रैंक ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पहली बात तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? देखो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। अगर किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स नहीं शो करता। जैसे आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 2 1 की, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट आप जानते हैं कैसे निकलता है। इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू -3। क्या आया? -3। ये क्या है? ये है इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और अगर मान लो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती? सिंगुलर मैट्रिक्स होती। क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑफ ऑर्डर n का मतलब हुआ कि n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स होगी। मान लो ये कौन से ऑर्डर की थी? 2 इंटू 2 ऑर्डर की। तो ये क्या होगी? n इंटू n ऑर्डर। हमेशा जिस भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से समझना ये बात, जिस भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर पाएंगे वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। या तो 2 इंटू 2 होगा, या तो 3 इंटू 3 होगा, या 4 इंटू 4 होगा, या 1 इंटू 1 होगा। बात समझ में आई? नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, जो डिटर्मिनेंट होता वो एक्चुअली मैट्रिक्स नहीं होता। जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, एक रियल वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे डिटर्मिनेंट आपका आया -3, तो ये एक रियल वैल्यू है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं शो करता। मान लो कि आपसे पूछा कि भाई एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 3 है, सिर्फ इसमें एक ही क्वांटिटी है,
ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट 3 ही होगा। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना कि जब भी सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ही हुआ कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अब डिटर्मिनेंट की बात आ गई तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स स्क्वायर ही मैट्रिक्स होगा। ध्यान से समझना, यहां पे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। जो मैट्रिक्स सिंगुलर या नॉन सिंगुलर की बात होती है, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो या नॉन जीरो होगा। और जैसे ही डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर सकते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है साथ में। अब स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर के नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या है ये? पहली बात तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से बात पता चली कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो ये डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो डिटर्मिनेंट की बात जहां आई तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वो चाहे 3 इंटू 3 चाहे 2 इंटू 2। क्लियर हुआ? तो भाई कह रहे हैं कि द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन का मतलब हुआ कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी वो m इंटू एन ना हो करके वो क्या होगी, n इंटू एन ही होगी, क्योंकि m इज इक्वल टू यहाँ पे n हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं ऑर्डर n मतलब कि इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। बात समझ में आई? जब n की वैल्यू 3 है, n 3 इंटू 3 है, तो ऑर्डर n जो इसका ऑर्डर है, मैक्सिमम ऑर्डर, वो क्या है, n इज इक्वल टू 3 है। ये वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑफ ऑर्डर n, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मान लो, इसको मान लो कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, इज इक्वल टू n। कह रहे हैं कि अगर ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉट जीरो हुआ, ध्यान से समझना, किसी मैट्रिक्स का अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ, इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक होगी वो उसके ऑर्डर के बराबर हो जाती है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? देखो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहां पे 3 इंटू 3 होगा या 4 इंटू 4 होगा, तो n जो है उसकी वैल्यू एक ही आएगी। ऐसा तो नहीं है कि जहां पे 2 इंटू 3 होता तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऑर्डर n का मतलब ये है कि ये है। लेकिन आपको पता ही है कि डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का आप निकाल सकते हैं जो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसका ऑर्डर n इंटू एन ही होगा और वो उसकी जो वैल्यू होगी वो उसके रैंक के बराबर तब हो जाएगी जब उस मैट्रिक्स की जो, अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट जीरो हो। क्लियर हुआ? अब अगर इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए मान लो, तो ध्यान से समझो आगे की लाइन, इन्होंने यही कहा है, एंड द रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ n इज लेस देन n। अगर मान लो ये आपके पास मैट्रिक्स थी n इंटू एन की, 3 इंटू 3 की, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, n इज इक्वल टू 3। अब मान लो कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आ जाए। मान लो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो आए तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो क्या होगी, n से कम ही होगी, लेस देन n होगी। ठीक है, हमेशा होगी ये, मतलब कि n इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 3 है तो ये 3 से कम ही होगी, चाहे वो 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, लेकिन ये 3 के बराबर नहीं होगी, या 3 से ज़्यादा तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम ऑफ mn होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब कि ये n से कम ही होगी। तो ध्यान से समझना, यहाँ से एक की पॉइंट निकला कि अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है उसकी रैंक जो होगी उसके ऑर्डर से कम ही होगी, अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर के बराबर ही उसकी रैंक हो जाएगी। क्लियर है? अब रैंक कैसे होगी, कितनी होगी, वो अलग की बात है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके माइंड में आ जाता है। मान लो किसी क्वेश्चन में डाउट आया, आपने रैंक फाइंड किया, आपको डाउट है कि ये रैंक गलत हो सकती है, तो ये कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं कि वो रैंक 2 आ रही कि 3 आ रही कि 4 आ रही कि उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो आपको पता चल जाएगा, नॉन जीरो है तो भी पता चल जाएगा, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है। तो ठीक है, तीसरा पॉइंट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का। अब चौथा पॉइंट भी कहीं ना कहीं थर्ड से रिलेटेड है।
कैसे रिलेटेड है, कह रहे हैं द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड नॉन जीरो डिटर्मिनेंट प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। कह रहे हैं कि भाई रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगी वो इक्वल टू किसके होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर्ड नॉन जीरो डिटर्मिनेंट प्रेजेंट है आपके मैट्रिक्स में। जैसे ये इस भाई ये काम 3 से हो जाता तो 4 की आवश्यकता क्यों पड़ी, चौथे पॉइंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि ध्यान से समझो, मान लो ये 1 2 1 और 3 2 3 4 1 है, मान लो ये मैट्रिक्स थी आपके पास, मान लो ये मैट्रिक्स ए है, ये तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो किस ऑर्डर की है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 है तो क्या इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो भाई, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर से ही तो आप चेक कर रहे थे कि इसकी रैंक कितनी हो सकती है। अब यहाँ पे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, तो इसको कैसे निकालोगे। अगर ऐसे टाइप की मैट्रिक्स हो तो ये चौथी कंडीशन थी, कह रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। अब इस जो मैट्रिक्स में जो हाईएस्ट ऑर्डर के नॉन जीरो डिटर्मिनेंट हो वो उसके बराबर हो जाएगी इसकी रैंक। अगर मान लो नहीं समझ में आया हो तो एग्जांपल से समझो कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो क्या होगी, अगर हम इसका हाईएस्ट ऑर्डर्ड नॉन जीरो डिटर्मिनेंट निकालें तो उसका क्या मतलब है कि इसमें हम कुछ सब मैट्रिक्स बनाए, स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ सब स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। क्यों स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो होना चाहिए, डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो इसका अगर आप सब मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसकी कितनी सब मैट्रिक्स बन सकती है, अगर हाईएस्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं भाई, ये 2 इंटू 3 का है तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर्ड जो है स्क्वायर मैट्रिक्स अगर बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंटू 2 की बन सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है ना। तो भाई मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स बन गई या तो 2 2 1 4 1, या फिर तीसरी मैट्रिक्स बन गई 1 1 3 1। इससे ज़्यादा मैट्रिक्स बन सकती है क्या इसमें, सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ध्यान से समझना, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। इसको एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि इस मैट्रिक्स में से हाईएस्ट ऑर्डर की सब मैट्रिक्स निकालो। अब इनका डिटर्मिनेंट चेक करो, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना था तो इसलिए हम स्क्वायर मैट्रिसेस निकाले हैं। इन सब का डिटर्मिनेंट चेक करो, अगर इनमें से किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो इसकी जो रैंक होगी इस मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। क्लियर है। अगर मान लो कि ये जीरो हो जाए, पहली बात कि अगर ये नॉन जीरो आता, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 2 तीनों में से किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता तो उसकी रैंक क्या होती है, 2 के इक्वल होगी। अगर मान लो इसका सारा डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता तो आप चेक क्या करते, एक एक मैट्रिक्स का, सिंगल मैट्रिक्स का, 1 1 मैट्रिक्स का, 1 1 मैट्रिक्स का, 1 इंटू 1 मैट्रिक्स का, इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो ही नहीं सकता, इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा। अब इसका सबका अगर आप चेक करोगे तो सबका 1 आ जाएगा, इसका मतलब इसकी जो रैंक होगी वो 1 के बराबर होगी। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने 2 इंटू 3 लिया था, कल को आपके पास 4 इंटू 5 आ जाता तो आप क्या करते, पहले तो आप 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स लेते, 4 इंटू 5 का मान लो आपके पास आ जाता तो 4 इंटू 5 से आपके पास मैक्सिमम स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी बनती, 4 इंटू 4 की बनती। अगर 4 इंटू 4 में कोई नॉन जीरो आ जाता तो उसकी रैंक क्या होती, 4 होती। अगर 4 इंटू 4 में सब जीरो हो जाते सारे डिटर्मिनेंट तो आप क्या करते, फिर 3 इंटू 3 चेक करते, सेम कंडीशन वही 2 इंटू 2 चेक करते, और अगर 2 इंटू 2 तक भी जीरो हो जाता है डिटर्मिनेंट तो उसकी रैंक क्या होती, 1 इंटू 1, क्योंकि 1 इंटू 1 तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 का डिटर्मिनेंट, मान लो ये मैट्रिक्स 1 है, सिंपल 1 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 ही होगा। 2 है, 2 को चेक करो, 2 का मैट्रिक्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 ही होगा, तो इसका मतलब उसकी मैक्सिमम रैंक जो आएगी 1 होगी। क्लियर हुआ, ये पॉइंट यही कहने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए 3 और 4 एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है और उसकी जो रोज है ना, उनके जो नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, मान लो कह रहे हैं कि इफ ऑल द रोज इन द मैट्रिक्स
आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑल द रोज का क्या मतलब हुआ कि मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स थी, कौन सी थी ये, 1 2 3 का, ये 2 4 6 का, 3 6 9, ठीक है। ये क्या है, प्रोपोर्शनल में है ना, 1 2 3 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 6 9 3 6 9, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, मतलब कि ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है इसका, इसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम है। तो ये कह रहे हैं सिंपली कि भाई अगर इफ ऑल द रोज इन द मैट्रिक्स, ऑल द रोज की बात कर रहे हैं, ऑल द रोज इन द मैट्रिक्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, ये 2 टाइम्स प्रोपोर्शनल है, ये 3 टाइम्स प्रोपोर्शनल है, तो कह रहे हैं देन इट्स रैंक विल बी, तब इसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी, 1 हो जाएगी। तब इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। बस फर्क क्या होना चाहिए कि इफ इट इज नॉट नल मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, नल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि भाई इसमें अब इसमें इंडिकेशन अच्छा दिया है कि मान लो 0 0 हो जाता, तो इसमें तो ये भी प्रोपोर्शनल ही है, इसको 1 से कर दो, इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो, तब भी ये प्रोपोर्शनल आएंगे। तो इसमें नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। बाकी अदर मैट्रिक्स हैं जिसकी वैल्यूज आ रही हैं आपकी कोई ना कोई, तो वो अगर प्रोपोर्शनल है तो उसकी जो रैंक होगी वो 1 होगी। क्लियर है, ये 5 पॉइंट थे, ये की पॉइंट थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे। अब क्या है कि अब आपको निकालना है कि किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालेंगे। देखो अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे रैंक निकालेंगे किसी मैट्रिक्स की। अभी तक हमने कुछ टर्म्स कंडीशंस पढ़ी कि अगर मान लो इसका सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या होगी, क्या m इंटू n से ज़्यादा मैट्रिक्स की रैंक हो सकती है या उसकी मिनिमम वैल्यू के बराबर होगी उसकी मैक्सिमम रैंक, क्या हम स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। ये सारे डिस्कशन हमने अभी तक किए। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लो किसी मैट्रिक्स की रैंक हमें फाइंड करनी है, तो वो कैसे करते हैं। उसका एक फॉर्म है रो इक्लॉन फॉर्म। एक इक्लॉन फॉर्म है, वो रो के हिसाब से भी चलता है, कॉलम के हिसाब से भी चलता है, लेकिन हम जो लेके चलेंगे वो रो इक्लॉन फॉर्म लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें रो में चेंजेस करना है, कॉलम्स में चेंजेस नहीं होना है, इसलिए इसका नाम ही है रो इक्लॉन फॉर्म। क्या है ये, रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। रो रिड्यूस्ड का मतलब कि रो में ही हम रिडक्शन करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो स्टेप वाइज स्टेप समझते चलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैं स्टेप बताऊंगा वैसे वैसे ही आपको फॉलो करते चलना है और आपके आंसर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म क्या है। देखो सबसे पहली बात तो अगर आपके पास कोई ऐसी टाइप की मैट्रिक्स दी हुई है, अगर ऐसे टाइप की मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें एक रो ही पूरा 0 रो है, तो ये इस मैट्रिक्स को इस तरीके से ना सॉल्व करके सबसे पहला काम का क्या करना है, आपको इस तरीके से लाना है। ये जो 0 रो है, 0 रो को हमेशा आपको सबसे बॉटम में लाना है, सबसे नीचे वाली रो में रखना है। अगर कोई 0 रो आपके पास है किसी मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स में उस 0 रो को सबसे नीचे लेके आना है, पहला काम। अगर ऐसा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, पूरी की पूरी 0 रो होनी चाहिए। अगर 0 रो ऊपर के साइड दी है तो उसको नीचे के साइड लाना है, यही सही तरीका है रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म का। ठीक है, पहला कंडीशन थी ये, पहला ये एग्जाम्पल था। तो अब यहाँ से निकालते हैं, हमने एक एग्जाम्पल दूसरा लिया है। देखो इस रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म को समझने का बेहतर तरीका यही है कि किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए। अगर एग्जाम्पल लिया है आपने तो आसानी से आप समझ सकते हैं। ये 2003 का क्वेश्चन है, वो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू लिया है। आप समझिएगा इसको कैसे निकालते हैं किसी। अब इस मैट्रिक्स की हमको क्या निकालना है, रैंक निकालनी है। ठीक है, कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, तो स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है कि जो पहला एलिमेंट होता है उसको 1 बनाना होता है। जो पहला लीडिंग एलिमेंट होगा,
फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट होगा उसको आपको क्या करना है, 1 बनाना है। अगर ये 1 है तो ये आपकी किस्मत है कि ये 1 है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो ये 1 नहीं होता, ये मान लो होता आपके पास, एग्जाम्पल पूरा समझते हैं, मान लो आपके पास ये 3 2 1 होता और ये मैट्रिक्स होती 2 1 2 और ये 1 1 1 1 1 की। ठीक है, देखो आपके मन में कितने टाइप के डाउट्स आ सकते हैं वो मैं जानता हूं, इसलिए मैं एक एक डाउट आपके क्लियर करता चल रहा हूं कि मैंने क्या बताया कि पहला एलिमेंट जो होगा वो 1 होना चाहिए। अगर नहीं है 1 तो उसको 1 बनाओ। कैसे बनाओ कि अगर आप ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, अब इसके एक स्टेप में जाओ नीचे की तरफ। अब क्या कर दो कि R1 इंटू 1/3 कर दो। जब R1 इंटू 1/3 कर दोगे, ये R1 का क्या मतलब है कि ये R1, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। हम हमेशा इसमें रो की ही बात करेंगे, हम कॉलम्स में नहीं चलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/3 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 और ये 1/3, तो ये क्या हो गया, 3 से 3 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, अब जाके ये 1 बच जाएगा और यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? अदर मेंबर से आपको मतलब नहीं, आपको क्या करना है, फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना था। ये आपकी पहली कंडीशन थी रो इक्लॉन फॉर्म की। समझ में आई बात? अगर आपके पास क्वेश्चन में ही 1 दिया है तो ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि अब इसके ऊपर नीचे वाले कॉलम एलिमेंट्स को 0 बनाना होता है। पहला क्या करना है, इसको 1 बनाना है। अगर ये 1 है तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके नीचे और इसके ऊपर तो है नहीं, अगली जब रो में आप जाओगे, अगली रो में, तो यहाँ पे ऊपर नीचे वाला अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऊपर नीचे क्या बनाना है। बस क्या करना है, जिस रो में आपने 1 सेलेक्ट किया है, जिस रो का पहला लीडिंग एलिमेंट 1 है, उस पूरे कॉलम में 0 होना चाहिए। बात समझ में आई? 0 आपको बनाना है किसकी हेल्प से, उसी रो की हेल्प से जिस रो में आपने 1 बनाया है। ये R1 था, R1 रो थी, ये R2 रो थी और ये R3 रो है। अब इसी R1 रो की हेल्प से इन दोनों, ये R2 और R3 में आपको 0 बनाना होगा। कैसे बनाएंगे उसको, जैसे मैंने ले लिया R2, अगर मैं कह रहा हूं कि R2 को कुछ ऐसा लो कि R2 माइनस 2R1 कर दिया जाए, और R3 को कुछ ऐसा ले लो कि R3 सच दैट R3 माइनस R1। अगर मैं R3 माइनस R1 कर दूं तो 0 हो जाएगा। हमें बाकी से मतलब नहीं है, ध्यान रखना। ये भी डाउट आता है बच्चों को कि अदर चेंजेस हो, अदर से नहीं मतलब है। आपने पहली कंडीशन ली, इसे 1 बनाना है, अब इसके नीचे सारे 0 बनाने हैं। नीचे इन द सेंस कि पूरे कॉलम के एलिमेंट सब 0 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे अब अगला एलिमेंट रो बनाएंगे तो सिर्फ नीचे नहीं, ऊपर भी 0 बनाना होता है। तो स्टेटमेंट सिर्फ इतना समझिए कि जिस रो में आपने 1 सेलेक्ट किया है, 1 बनाया हुआ है, उसके कॉलम्स एलिमेंट 0 होने चाहिए। क्लियर है? यहाँ से आपके पास ये 0 और ये 0 आ जाएगा। कैसे आएगा? इस मैट्रिक्स को जब आप चेंज कर रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगी भाई, इसमें R1 में तो कोई चेंज आया नहीं, तो ये हो जाएगा 1 2 1, और अब क्या है, 2 जो है 0 हो जाएगा और ये 1 भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब R2 में क्या किया हमने चेंजेस, R2 माइनस 2R1 कर दिया। R2 माइनस 2R1 मतलब अगर मैं इस एलिमेंट को लूँ तो 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये सब में अप्लाई करेंगे। अब सब में अप्लाई करेंगे तो R2 माइनस 2R1 का मतलब हुआ कि ये अगर एलिमेंट ले रहे हैं 1 माइनस 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -3। अब वही सेम काम इसमें भी करना है, 2 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यही, अब दूसरी काम क्या करना है कि R3 माइनस R1 करना है। R3 में R3 माइनस R1, जब 1 माइनस 1 कर दोगे तो पहला टर्म 0 हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या आएगा, 1 माइनस 2 करना है, 1 माइनस 2, क्योंकि ये R3 माइनस R1 करना है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, 1 माइनस 2। दूसरी चीज क्या है कि अब इसको 1 में से 1 घटा देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास आपने ये अप्लाई किया, ये सारे
रो में रो रिडक्शन फॉर्म बोलते हैं इसको। आपने क्या किया, इस रो को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आपके पास ये आया। पहला क्वेश्चन स्टेप में क्या था, ये था। दूसरा आपके पास दूसरा स्टेप ये आया। पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये आया। अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे कि अब आपको क्या करना है, ये जो -3 है अब इसको 1 बनाना है। देखो हमारा पर्पस क्या था, हमें इस मैट्रिक्स में कॉलम एलिमेंट्स को, सॉरी ये डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाना होता है, बाकियों को 0 बनाने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, तो पहला हम लेके चलते हैं, पहली रो में पहला लीडिंग एलिमेंट हमें क्या करना है, 1 बनाना होता है, उसके नीचे 0 बनाना होता है। अब जब हम दूसरी रो की बात कर रहे हैं, देखो अब पहली रो में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। दूसरी रो की जब हमने बात की R2 की, जब हमने R2 की बात की, तो अब क्या करना है, इसका जो ये क्या नाम डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट को अब आपको 1 बनाना है। कैसे बना सकते हैं इसको 1 बनाना है। अगर आप इसको इंटू -1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 हो सकता है। अब यही सेम काम इसमें भी करना होगा, -1/3 और इंटू -1/3। मतलब आपने क्या यहाँ पे किया, यहाँ पे आपने इनडायरेक्टली क्या किया कि R2 में आपने R2 इंटू -1/3 मल्टीप्लीकेशन किया, तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। बात समझ में आई? मैंने एक स्टेप जल्दी ले लिया है, अगर आपको ना समझ में आए तो इस स्टेप को मैं एक आगे बढ़ा सकता हूँ। मैंने क्या किया है कि आपके पास एक मैट्रिक्स क्या आई, 1 2 1 0 -3 0 और 0 -1 0 की आई। उसके बाद आपने क्या किया, मैंने कहा था कि इस जो डायगोनल एलिमेंट है इसको अब 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आपने पूरी R2 में क्या किया, पूरे R2 में -1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? देखो स्टेप आपको अगर पता है तो आप आसानी से रैंक निकाल पाएंगे। अगर आपको जरा सा भी किसी में कंफ्यूजन है तो आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए मैं बार बार रिपीटेड चीज़ें बताता रहता हूँ। ठीक है, R2 में आपने इसको 1 बनाना, सब बाकी से आपसे कोई मतलब नहीं है, बाकियों में क्या चेंजेस आएंगे। ये 0 था तो अपने आप ही 0 ही रहेगा, वो आपका चेंज नहीं होगा। अब आपके पास मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी, अगर मैं यहाँ से मैट्रिक्स निकाल के लेके आऊँ तो ये मैट्रिक्स निकल के आएगी आपके पास। R1 में कोई चेंजेस नहीं, 1 1 2 1, और यहाँ पे 0 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 0 -1 और 0। ठीक है, पहला पर्पस क्या था कि यहाँ पे 1 लाना था, बाकियों में 0 लाना था। दूसरा पर्पस क्या था कि यहाँ पे 1 लाना है। डायगोनल एलिमेंट्स के तरफ चलते हैं हम, अभी हम R2 डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके जो बाकी एलिमेंट हैं इनको हमें 0 बनाना है। समझ में आई बात? कि दूसरा स्टेप क्या है कि अब ये जो 1 बन गया तो अब ये ऊपर नीचे जो इसके डायगोनल, सॉरी ये क्या नाम कॉलम एलिमेंट्स हैं, इसको आपको 0 बनाना है। अब वो किसके हेल्प से बनाएंगे, जैसे आपने इसमें 0 बनाया था तो किसकी हेल्प से बनाया था, इसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से, क्योंकि आपने R1 में 1 रखा था। अब आपने R2 में 1 फाइंड कर दिया है, तो अब आप R2 की हेल्प से इसमें और इसको 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 सच दैट R1 - 2R2, मतलब 2 में से 1 घटा देंगे, 2 इंटू 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यही सेम काम R3 में करना है। R3 में भी R2 की हेल्प से करना है। तो ये -1 है, इसमें अगर हम R1 R2 जोड़ देंगे, R3 में R2 जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको इससे पता होने चाहिए। अब अगर ये 0 हो जाएगा तो मुझे बताओ कि अब आपके पास मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी। इस रिडक्शन की वजह से, जब आपने रो का रिडक्शन और किया एक स्टेप, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या आ गई, 1 0 0। अब क्या आ गई, ये आपका 0 बन गया, 0 1 0। इसके बाद क्या बचा, ये हाँ। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी आप चेंज करेंगे। R1 में से -2 R2, R1 में से क्या किया था, पहले आपने क्या किया था, R1 2। भाई अगर आप पहला स्टेप ले रहे हैं, ये 1, देखो R1 में आपने क्या किया, R1 - 2R2, 2R2। अगर हम इस कॉलम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे R1 क्या है, R1 का 1 -2R2, 2 इंटू 0 0 है ना, ये 2R2।
तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वही सेम R3 है, R1 में R3 माइनस R3 प्लस R2 कर दिया, R3 क्या है 0 प्लस R2 कर दिया तो 0, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। सेकंड में अगर हम देखते हैं तो इसमें R1 माइनस 2 R2 करना है, तो R1 मतलब 2 माइनस 2 इंटू 1 R2, 2 इंटू R2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0, ये 0 आ गया। अब यही R2 में कोई चेंजेस यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब R3 में करना है, तो R3 में क्या करना, R3 प्लस R2 करना है। R3 मतलब -1 प्लस R2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ पे भी 0 आ गया। अब यही सेम काम इसमें भी करना होता है। R1 माइनस 2 R2, R1 मतलब 1 था, -2 इंटू R2 कितना है 0 है, तो ये क्या आ जाएगा 1 ही रहेगा। इसका मतलब ये क्या है 1 ही रहेगा। अब क्या है R2 में कोई चेंजेस नहीं था, R3 में क्या चेंजेस था कि R3 प्लस R2 करना था हमें R3 में। अब R3 अगर हमें निकालना है, देखो R2 में कोई चेंजेस नहीं, R3 निकालना है तो क्या करना है R3 प्लस R2 करना है। R3 के कितना है 0 प्लस R2 कितना है 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब आपके पास मैट्रिक्स क्या बची कि ऐसे टाइप की कुछ मैट्रिक्स आ गई। अब ध्यान से समझना, ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स आ गई। फाइनल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म कहता है कि जब भी आपकी फाइनली मैट्रिक्स आए और उसमें जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे, ध्यान से समझना, जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे, जीरो रो का क्या मतलब है कि उस रो में सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो हों, तो ये जीरो रो है। लेकिन नॉन जीरो रो कौन सी है, ये रो है और ये रो है। मतलब कि R1 और R2, R1 और R2 दो रो ऐसी है जो नॉन जीरो रो है। तो रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म कहता है कि उस मैट्रिक्स की रैंक उतनी बराबर होगी, उसके बराबर होगी जितना फाइनली इस रिडक्शन के बाद उस मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज आएंगी। तो मुझे बताओ इस मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज कितनी है, नॉन जीरो रो 2 है। इस मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो कितनी है, R1 और R2 दो ही तो है नॉन जीरो रो। इसका मतलब इस जो मैट्रिक्स है, मान लो ये मैट्रिक्स A थी, तो इस A मैट्रिक्स की जो रैंक होगी, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2 आएगा, 2 आएगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि किसी मैट्रिक्स की ये आपको रैंक कैसे निकालनी है। मान लो अब इस स्टेप के बाद भी यहाँ पे कोई वैल्यूज आती, मान लो यहाँ पे 3 आता या 4 आता, कुछ भी आता, तो आप क्या करते, इसको भी 1 बनाते, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया है कि मैंने बताया है कि डायगोनल एलिमेंट्स को मान लो, क्योंकि अब इसमें रैंक आपकी 2 आ गई है इस एग्जाम्पल में। मान लो आपके पास यहाँ पे भी कोई एलिमेंट आ जाता, 0 ना आता, ये भी हो सकता था, तो यहाँ पे क्या होती, आपके पास रैंक क्या हो जाती, इसको आप 1 बनाते चाहे ना बनाते, लेकिन फिर भी 1/3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते तो भी ये 1 आता। तो इसमें नॉन जीरो रो कितनी होती, 3 होती, तो इसके मैट्रिक्स क्या होती, सॉरी इसकी रैंक क्या होती, 3 होती। अब ये भी हो सकता था कि इसी में ये भी 0 होता और ये भी 0 होता, तो नॉन जीरो रो कितनी है, 1 है, तो इसकी रैंक क्या हो जाती, 1 हो जाती। बात समझ में आई कि कैसे कैसे क्या करना है। बस आपको फॉलो क्या करना है, आपको जो रूल फॉलो करना है वो ये करना है कि इसको आपको 1 बनाना है, बाकियों को 0 बनाना है इसकी हेल्प से, इसको 1 बनाना है, इसके ऊपर नीचे को 0 बनाना है इसी की हेल्प से, अब इसको 1 बनाना है, बाकी को 0 बनाना है इसकी हेल्प से। क्लियर हुआ। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो जरा बताओ कि जो हमने भी पहले डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मान लो ये स्क्वायर तो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, तो इसकी रैंक क्या होगी, इसके ऑर्डर के m इंटू n, मान लो इसका n इंटू n ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑब्वियसली, इसका ऑर्डर n है, तो इसकी जो रैंक होगी, रैंक ऑफ a होगी, वो लेस देन n होगी। लेकिन अगर किसी डिटर्मिनेंट का, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो उसकी रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ a क्या होगी, वो इक्वल टू n हो जाएगी इसके ऑर्डर के। अब ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करके देखते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 3 का, मतलब n इज इक्वल टू आपके पास 3 है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं।
इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट निकालो 1, उसके बाद 1 माइनस 2, जो आप आइटम सेलेक्ट करते हैं, जो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, उस एलिमेंट का रो और कॉलम हाइड कर देते हैं, बाकी को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे। उसके बाद माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, उसके बाद क्या करेंगे 2 माइनस 2 करेंगे, फिर क्या है प्लस 1, उसके बाद 2 माइनस 1। जरा बताओ इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे 2 माइनस 2 ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा +1 आ जाएगा, तो +1 और -1 कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया, तो इससे एक बात पता चली कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब इसकी जो रैंक होगी वो इसके ऑर्डर से कम ही होगी। तो इसका ऑर्डर यहाँ पे कितना था, 3 × 3 का ऑर्डर कितना था, 3 था। तो और इसकी रैंक कितनी आई है भाई, आपके फाइंड करने के बाद 2 आई है। तो इससे ये बात पता चली कि भाई इसकी जो रैंक है ये 3 से कम ही आएगी, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 हो रहा है। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 होता तो इसकी रैंक 3 के बराबर हो जाती। बात समझ में आई। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता, सॉरी नॉन 0 होता, तो इसकी रैंक 3 आती, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया है। तो जिस भी सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, उसकी जो रैंक होगी उस ऑर्डर से कम ही होगी। अब ये 2 हो सकती है, या 1 भी हो सकती थी, या 0 भी हो सकती थी, लेकिन ये 3 नहीं होगी। क्लियर हुआ। तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का आपको रैंक कैसे निकालना है। देखो अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रैंक क्या होगी। मान लो आपके सामने 2-3 ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इनकी रैंक्स कितनी होगी। ठीक है, तो मुझे बताओ कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसकी रैंक कितनी होगी। आपको रैंक चेक करनी है। रैंक चेक करने के लिए सिंपल सी बात है भाई, पहला लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके नीचे का 0 होना चाहिए। दूसरा डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके ऊपर नीचे जो भी है 0 होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन आपकी फॉलो है। ठीक है, अब तीसरा डायगोनल एलिमेंट का यहाँ पे सवाल ही नहीं है, क्योंकि 2 × 3 का मैट्रिक्स है ये। तो यहाँ पे बताओ कि नॉन 0 रोज कितनी है। यहाँ पे एक रोज R1 थी और एक रो R2 है। तो भाई 2 ही रो है और यहाँ पे दोनों ही नॉन 0 रो हैं। तो इसकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इस मान लो ये A मैट्रिक्स है, मान लो ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, ये C मैट्रिक्स है। तो रैंक ऑफ A क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर है। आपको इसमें नहीं कंफ्यूज होना है कि यहाँ पे 3 है तो इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है। आपकी कंडीशन क्या थी, पहला 1 उसके बाद 0, दूसरा डायगोनल एलिमेंट 1 और उसके ऊपर नीचे का 0। क्लियर है। क्योंकि ये 2 × 3 का मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक आप निकाल सकते हैं, स्क्वायर हो चाहे नॉन स्क्वायर हो। पहला ही पॉइंट था आपका कि स्क्वायर हो चाहे नॉन स्क्वायर हो, उसकी रैंक आप निकाल सकते हैं। तो रैंक ऑफ A कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब देखो कि ये 3 जो है इसका कंफ्यूजन मैं इस एग्जाम्पल में लिया हूँ, तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला कंडीशन क्या था, 1 उसके नीचे का 0। ठीक है, दूसरा क्या है, डायगोनल एलिमेंट 1 लेकिन उसके ऊपर का 0 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब क्या इसकी रैंक फाइंड की जा सकती है, इसकी रैंक डिफाइन की जा सकती है? नहीं, इस मैट्रिक्स की रैंक नहीं डिफाइन की जा सकती। रैंक ऑफ B जो है ये डिफाइन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये रो इक्लॉन फॉर्म को फॉलो ही नहीं कर रहा है। वो फॉर्म जो है वो फॉलो किया नहीं जा रहा है इस मैट्रिक्स के द्वारा, तो इसकी रैंक नहीं डिसाइड की जा सकती। क्लियर है। अब तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। बहुत से बच्चों को थोड़ा सा डाउट आ जाता है इसमें भी, इस रूल में भी, तो ये एग्जाम्पल समझना बहुत आवश्यक है। पहला ये कि भाई ये पूछ रहा है कि इसकी रैंक कितनी होगी। मुझे बताओ, मैंने पहला रूल बताया, ये लीडिंग एलिमेंट 1 है, ठीक है, इसके नीचे का पूरा 0 होना चाहिए, कॉलम एलिमेंट 0 है, बात समझ में आई। लेकिन दूसरा डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 1 नहीं है, और मैंने बताया था कि दूसरा डायगोनल एलिमेंट हमको 1 बनाना है। तो क्या इसकी रैंक डिफाइन की जा सकती है? देखो, यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है।
अब इसकी रैंक डिफाइन की जा सकती है जब भी अगर यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 ना हो करके 0 हो जाए और उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हों। तो ध्यान से समझना कि इसके राइट साइड का एलिमेंट हम 1 ले लेंगे। क्या कह रहा है रूल? ये इक्लॉन फॉर्म के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने एग्जांपल उठाया हुआ है कि भाई अगर आपने पहली कंडीशन फॉलो कर ली, दूसरी कंडीशन आपकी ये कहती थी कि यहाँ पे 1 होना चाहिए था, दूसरा डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, लेकिन इसके साथ इसके सारे एलिमेंट नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, अगर ये इसके नीचे का 0 है तो फिर आप नेक्स्ट राइट एलिमेंट को 1 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट राइट एलिमेंट 1 अगर है तो भाई अब दूसरी कंडीशन ये कहती है कि इसके नीचे और इसके ऊपर 0 होना चाहिए। ये कंडीशन फॉलो है, सेटिस्फाई कर रही है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा? नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट आएगा इसके बाद ये फिर से वही कंडीशन कि यहाँ पे ये 0 नहीं है, सॉरी ये 1 नहीं है। अब 1 नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके नीचे का 0 होना चाहिए, और अगर 0 है तो इसका राइट वाला आप ले लो। इस पे जहां आप 1 ढूंढ रहे हो वहां पे राइट एलिमेंट ले लो। राइट एलिमेंट अगर 0 है तो फिर वो चेक करो कि इसके नीचे और इसके ऊपर क्या 0 है। बिल्कुल है, इसके ऊपर और नीचे 0 है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक डिफाइन की जा सकती है। क्लियर है बात? समझ में आई?